नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। परीक्षा में जो पढ़ेंगे उसमें से जरूर प्रश्न आएंगे, तो आप इनको पढ़ करके जरूर जाना। पहला जो पाठ है जयशंकर प्रसाद का, उसमें से प्रश्न है, देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। परीक्षा में प्रश्न यहीं से आ सकता है कि देवसेना का जो गीत है वो कौन से नाटक से लिया गया था। आपको लिखना स्कंदगुप्त से। इसमें भी स है, इसमें भी स है, तो आप मिलान कर लेना। देवसेना का स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। देवसेना कौन थी? देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन थी। देवसेना का गीत में देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए अपने अनुभवों में अर्जित वेदनामय क्षणों को याद कर रही है। दूसरा गीत है वह कार्नेलिया का गीत, जो भी जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। तो इसको भी याद रखना आप। कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। का ये भी सी से बनता है और चंद्रगुप्त में भी सी से बनता है, याद रखना। ये भी सी से, ये भी सी, तो कार्नेलिया गीत चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सिल्यूकस की बेटी है और ये सिंधु नदी है जो उसके किनारे ग्रीक शिविर में बैठी हुई है। अरुण ये मधुमय देश हमारा, ये गीत है। इस गीत में हमारे देश भारत देश की गौरव गाथा तथा प्राकृतिक सौंदर्य को भारतवर्ष की विशिष्टता और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दूसरा जो पाठ है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म 1898 में, जन्म स्थान बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल गांव में हुआ है। निधन 1961 में इलाहाबाद में हुआ था। पितृग्राम पूर्वजों का ग्राम है इनका उत्तर प्रदेश का गढ़कोला, उन्नाव है। बचपन का नाम इनका सूर्य कुमार है। सन 1916 में इन्होंने एक कविता लिखी थी, जूही की कली लिखी गई थी। निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। पर से प्रश्न आ सकता है जूही की कली कब लिखी गई था? आपको 1916 में। और निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। सन 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय है। 1923-24 में मतवाला के संपादक मंडल में शामिल थे। राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, इनकी प्रबंधात्मक कविताएं हैं, बड़ी बड़ी कविताएं हैं ये। सरोज स्मृति जो पाठ्य पुस्तक में है, इसमें ये कविता, इस कविता में निराला की दिवंगत पुत्री सरोज पर केंद्रित है। ये कविता निराला की जो दिवंगत पुत्री है उस सरोज पर केंद्रित है। इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने की अकर्मण्यता बोध का प्रकट हुआ है। इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष भी प्रकट हुआ है। दूसरे फिर कवि है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनका मूल नाम सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। अज्ञेय नाम से काव्य रचना करते थे। जन्म 1911 में हुआ। जन्म स्थान कुशीनगर उत्तर प्रदेश। निधन 1987 में हुआ। पत्रिकाएं दिनमान, नवभारत टाइम्स, सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, नया प्रतीक। आ सकता परीक्षा में अज्ञेय की पत्रिकाओं के नाम लिखो तो आपको यहाँ से लिख देना। अज्ञेय ने सप्तक परंपरा का सूत्रपात करते हुए 3 सप्तक प्रकाशित किए। तार सप्तक प्रथम, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक का संपादन किया है। प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों की कविताएं संग्रहित होती थी। अज्ञेय प्रकृति, प्रेम और मानव मन के अंतर्द्वंद्वों के कवि है। याद रखना, परीक्षा में यही प्रश्न पूछ सकते हैं कि कौन से कवि को प्रकृति, प्रेम और मानव मन के अंतर्द्वंद्वों का कवि कहा जाता है, तो आपको अज्ञेय लिखना है। पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये दीप अकेला जो कविता है, इसके माध्यम से अज्ञेय ने व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल दिया। व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल दिया है। दीप का पंक्ति में विलय, वेष्टि का समष्टि में विलय, वेष्टि का समष्टि में विलय, व्यक्ति का समाज में विलय करने पर जोर दिया है। और आत्मबोध का विश्वबोध में रूपांतरण। दीप यह व्यक्ति का प्रतीक है और पंक्ति समाज का प्रतीक है। इनका
दूसरा जो है कविता है मैंने देखा एक बूंद। ये कविता में अगेई ने समुद्र से अलग प्रतीत होती बूंद की क्षणभंगुरता को व्याख्यायित किया है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जीवन में क्षण के महत्व को और क्षणभंगुरता को प्रतिष्ठापित किया है। फिर है मलिक मोहम्मद जायसी। इनका जन्म 1492 में और निधन 1542 में हुआ था। जन्म स्थान इनका जायस है, इसलिए इनके नाम का जायसी लगा हुआ है। अमेठी उत्तर प्रदेश में। इनके गुरु का नाम सैयद अशरफ और शेख बुरहान जायसी सूफी प्रेम मार्ग की शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। पद्मावत इनका प्रेमाख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। प्रबंध जिसे रामचरितमानस तो महाकाव्य था, लेकिन क्या है प्रबंध काव्य है। पद्मावत प्रबंध, पद्मावत प्रबंध काव्य। और इसमें सिंगल देश की राजकुमारी पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा है। ये प्रबंध काव्य पारसी की मसनवी शैली में रचित है और ये दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है। और भाषा क्या है इसकी? ठेठ अवधि है। 12 मासा। उक्त काव्यांश पद्मावत के 12 मासा में से लिया गया है। पद्मावत के 12 मासा में लिया गया है। इसमें जायसी ने नायिका नागमती के वीर्य का वर्णन किया गया है। नाम तो पद्मावत है, लेकिन जो 12 मासा है वर्णन, इसमें नागमती के वीर्य का वर्णन किया गया। परीक्षा प्रश्न आ सकता है 12 मासा में किसके वीर्य का वर्णन किया गया था? आपको नागमती के वीर्य का वर्णन लिखना है। ये और अपने पाठ्य पुस्तक में 4 पद है। 4 पदों में पहला पद अगहन मार्गशीर्ष, दूसरा पूष पौष महीने का, तीसरा माघ महीने का और चौथा है फाल्गुन महीने की नागमती का वीर दशा का वर्णन हुआ है। फिर है विद्यापति का जन्म 1380 में हुआ था और विद्यापति का निधन 1460 में हुआ था। गांव व स्थान बिस्पी गांव में इनका जन्म हुआ था, मधुबनी बिहार में। विद्यापति मिथिला नरेश राजा शिव सिंह के अभिन्न मित्र थे, राजकवि थे और सलाहकार थे। यानी कि ये शिव सिंह के दरबार में रहते थे। इन्होंने संस्कृत, अवहट और अपभ्रंश, अवहट को अपभ्रंश बोलते हैं, और मैथिली 3 भाषाओं में रचनाएं की है। विद्यापति आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि कहे जाते हैं। याद रखना, परीक्षा प्रश्न आ जाएगा आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि कौन से कवि कहे जाते हैं, तो आपको विद्यापति याद रखना है। पाठ्य पुस्तक में 3 पद संकलित है जिनकी भाषा मैथिली है। विरहणी की वीर वेदना का वर्णन हुआ है और विद्यापति कवि ने इस पद्यांश में नायिका के प्रियतम की कार्तिक मास में आने की संभावना प्रकट की जाती है। प्रश्न आ जाता है कौन से महीने में, तो कार्तिक मास में आने की संभावना प्रकट की है। उसके बाद में तुलसीदास जी है। तो तुलसीदास जी का जन्म 1532 में हुआ था। जन्म स्थान बांदा जिले के राजापुर गांव में था और कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो एटा को मानते हैं। निधन 1623 में काशी में हुआ था। गुरु का नाम नरहरिदास है और 1574 में अयोध्या में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की थी, जिसका कुछ अंश उन्होंने काशी में लिखा था। प्रारंभ तो अयोध्या में की थी, कब? 1574 में। यहाँ से प्रश्न आ सकता है रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ की गई? 1574 में। कहाँ से? अयोध्या में। पूर्ण कहाँ की? काशी में। तुलसीदास लोक मंगल की साधना के कवि है। इन्हें समन्वय का कवि भी कहा जाता है। विनय पत्रिका जो रचना है उसमें विनय और आत्मनिवेदन के पद हैं। तुलसी के काव्य में विश्वबोध और आत्मबोध का समन्वय हुआ है। रामचरितमानस हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। जैसे पद्मावत प्रबंध काव्य ना, ऐसे रामचरितमानस महाकाव्य है। इसकी रचना दोहा चौपाई छंद में हुई है। भाषा कौन सी? अवधी। और दूसरी रचना है दोहावली, ये स्फुट दोहों का संकलन है। कवितावली कवित्व और सवैया छंद में रचित है। तुलसीदास ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में रचना करते थे, ब्रज में भी करते थे और अवधी दोनों में। तुलसीकृत 12 कृतियाँ प्रामाणिक मानी जाती है। अपने पाठ्य पुस्तक में भरत राम का प्रेम, इस काव्यांश को रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया। रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। इस चौपाई दोहा छंदों में राम वन गमन के पश्चात भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया है। दूसरा जो पद है वह गीतावली में लिया गया है। इन पदों में माता कौशल्या के हृदय की वीर वेदना का वर्णन किया गया है। याद रखना, भरत राम का प्रेम जो पद्यांश इनकी भाषा अवधी है और गीतावली इनकी भाषा
ब्रज है, ब्रज भाषा है, याद रखना इस बात को भी। उसके बाद में है कवि केदारनाथ सिंह, जिनका जन्म 1934 में, निधन 2018 में हुआ था। जन्म स्थान बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ था, याद रखना चकिया गांव, चकिया, केदारनाथ सिंह का जन्म हुआ था। केदारनाथ सिंह मूलतः मानवीय संवेदनाओं के कवि है। यहाँ प्रश्न आ सकता है कि मानवीय संवेदना कवि कौन से कवि को माना जाता है, तो केदारनाथ सिंह को माना जाता है। पुरस्कार है अकाल में सारस कविता संग्रह पर 1989 के साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1994 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित मैथिली गुप्त राष्ट्रीय सम्मान मिला। कुमारन आसान व्यास सम्मान, दयावती मोती पुरस्कार। इनकी कविता है बनारस। इस कविता में प्राचीनतम शहर बनारस के सांस्कृतिक वैभव के साथ ठेठ बनारसीपन पर प्रकाश डाला है। दूसरी कविता है दिशा। ये कविता बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। प्रश्न आ सकता है कि बाल मनोविज्ञान संबंधित कौन सी कविता आपको दिशा लिखना है। कविता लघु आकार की छोटी है और ये कहती है कि हम बच्चों से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। ताना बाना, ये क्या है, विविध भारतीय भाषाओं का हिंदी में अनुदित काव्य संग्रह, किसका, केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह ताना बाना, जिसमें विविध भारतीय भाषाओं का हिंदी में अनुदित काव्य संग्रह है। फिर आगे रघुवीर साय है। रघुवीर साय का जन्म 1929 में, जन्म स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश, निधन 1990 में। पत्रिकाएं हैं प्रतीक, कल्पना, दिनमान और रघुवीर सहाय नई कविता के कवि, याद रखना नई कविता के कवि है रघुवीर सहाय। इनकी रचनाएं दूसरा सप्तक में, जो अज्ञे द्वारा संपादित है ना, उसमें दूसरा सप्तक में इनकी रचनाएं संकलित है। लोग भूल गए है काव्य संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बसंत आया कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट गया है और बसंत ऋतु का आना अब अनुभव करने के बजाय कैलेंडर से जाना जाता है। कवि ने आज के मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग्य किया है। आज के मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पे व्यंग्य किया। दूसरी कविता है तोड़ो। ये उद्बोधन परक कविता है, याद रखना उद्बोधन परक कविता। इसमें कवि सर्जन हेतु भूमि को तैयार करने के लिए चट्टाने और ऊसर बंजर को तोड़ने का आह्वान करता है। यह कवि विध्वंस के लिए नहीं उकसाता, वरन सृजन निर्माण के लिए प्रेरित करता है। कवि मानव मन में व्याप्त ऊब तथा खीज को तोड़ने की बात करता है। उसके बाद में है घनानंद। घनानंद का जन्म 1673 में हुआ था और निधन 1760 में हुआ था। रीतिकाल के रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि रीतिकाल के हैं। रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा प्रतिनिधि कवि है। घनानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। सुजान नाम की स्त्री से प्रेम करते थे। ये वृंदावन में आकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे, याद रखना निम्बार्क संप्रदाय में। काव्य में सुजान के नाम का प्रतीकात्मक प्रयोग कर्षण के लिए करते थे। घनानंद प्रेम की पीड़ा के कवि माने जाते हैं। यहाँ से प्रश्न आ सकता है प्रेम की पीड़ा के कवि कौन माने जाते हैं, तो आप घनानंद लिखना है। घनानंद की भाषा ब्रज भाषा है। फिर यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है। याद रखना साक्षात रसमूर्ति किसे कहा जाता है, घनानंद को कहा जाता है। इनके दो कविता हैं जिनमें वियोग वर्णन किया गया है। उसके बाद में रामचंद्र शुक्ल। जन्म इनका 1884 में हुआ था, निधन 1941 में हुआ था। जन्म स्थान अगोना गांव, बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश। रामचंद्र शुक्ल का जन्म अगोना गांव, बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर में चित्रकला के अध्यापक रहे हैं। 1905 में काशी नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर के निर्माण कार्य में सहायक संपादक नियुक्त हुए। काशी इनकी कर्मस्थली रही है। यहाँ प्रश्न आ सकता है कि रामचंद्र शुक्ल की कर्मस्थली कहाँ रही, तो काशी। भाव और मनोविकार संबंधी निबंधों की रचना की है। याद रखना भाव और मनोविकार संबंधी निबंधों की रचना इन्होंने की। शुक्ल जी की गद्य शैली विवेचनात्मक है। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है जिसे उन्होंने पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा था, बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया। पहले इसको हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा था। चिंतामणि कितने खंडों में प्रकाशित है, 4 खंडों में प्रकाशित है। प्रेम गण की छाया स्मृति रचना की विधा कौन सी है, संस्मरणात्मक निबंध। यहीं से प्रश्न आ जाएगा प्रेम गण की छाया स्मृति जो पाठ है वो कौन सी विधा में लिखा गया है, तो आपको लिखना है कि संस्मरणात्मक निबंध।
विधा में लिखा गया है। उसके बाद में पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका जन्म 1883 में, निधन 1922 में काशी में, जन्म स्थान पुरानी बस्ती जयपुर में राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। पत्रिकाएं कौन कौन सी है? तो समालोचक 1903 से 6, मर्यादा 1911-12 और प्रतिभा 1918-20 और नागरिक प्रचारणी पत्रिका 1920-22 इनका संपादन किया है। इतिहास दिवाकर की उपाधि से सम्मानित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है कि इतिहास दिवाकर की उपाधि से कौन से लेखक सम्मानित थे? आपको पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखना है। सुमिरनी के मन के 3 लघु निबंध है। सुमिरनी के मन के जो है इसमें 3 लघु निबंध है, कहानी मत करना, निबंध है सारे ये तीनों। पहला निबंध है बालक बच गया। इस निबंध का मूल प्रतिपाद्य है बालक की शिक्षा ग्रहण की सही उम्र। लेखक मानता है कि हमें व्यक्ति के मानस के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षा के लिए मनुष्य को नहीं, शिक्षा हमें बच्चे पर लादनी नहीं चाहिए, बल्कि उसके मानस में शिक्षा की रुचि पैदा करने वाले बीज डाले जाएं। ये तो इसका है। दूसरा घड़ी के पुर्जे जो लघु निबंध है, इस लघु निबंध में लेखक ने धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांत द्वारा बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। तीसरा जो लघु निबंध है ढेले चुन लो। इस लघु निबंध में लोक विश्वासों में निहित अंधविश्वासी मान्यताओं चोट की गई है। प्रश्न आ सकता है तीनों में से कोई सी का भी। तो इस लघु निबंध में लोक विश्वासों में निहित अंधविश्वासी मान्यता चोट की गई है। तीनों लघु निबंध समाज की मूल समस्याओं पर विचार करने वाले हैं। उसके बाद में फिर है ममता कालिया। ममता कालिया का जन्म 1940 में मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। पुरस्कार साहित्य भूषण 2004 में, कहानी सम्मान 1989 में, रचना पुरस्कार तथा श्रेष्ठ कहानी पुरस्कार आदि मिले हैं। दूसरा देवदास इनकी रचना है। ये कहानी हर की पौड़ी हरिद्वार के परिवेश को केंद्र में रखकर युवा मन की संवेदना, भावना और विचार जगत की उथल पुथल को आकर्षक भाषा शैली में प्रस्तुत करती है। उसके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म 1907 में हुआ था, निधन 1979 में हुआ था। जन्म स्थान गांव आरत दुबे का छबरा। परीक्षा प्रश्न आ सकता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? आप बोलना आरत दुबे का छपरा, या आरत दुबे का छपरा, जिला बलिया उत्तर प्रदेश। 1952-53 में काशी नागरिक प्रचारणी सभा के अध्यक्ष रहे हैं। आलोक पर्व पुस्तक पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आलोक पर्व पुस्तक 3 की, उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। भारत सरकार ने पद्म भूषण अलंकरण से विभूषित किया गया। भारत सरकार का जो पुरस्कार है पद्म भूषण, वो भी इनको मिला हुआ है। और इनकी रचना कुट्टज। कुट्टज में क्या बताया गया है? परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो लिखना। कुट्टज हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर सूखी शिलाओं के बीच उगने वाला एक जंगली पौधा है। जंगली पौधा है, इसमें फूल लगते हैं और इसी फूल की प्रकृति पर यह निबंध कुट्टज लिखा गया है। कुट्टज में अपराजेय जीवन शक्ति है, स्वावलंबन है, आत्मविश्वास है और विषम परिस्थितियों में भी शान के साथ जीने की क्षमता है। सामान्य से सामान्य वस्तु में भी विशेष गुण हो सकते हैं, ये जताना इस निबंध का अभिष्ट है। उसके बाद में निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा का जन्म 1929 में, निधन 2005 में, जन्म स्थान शिमला हिमाचल प्रदेश में। ये चेकोस्लोवाकिया के प्राच्य विद्या संस्थान प्राग के निमंत्रण पर सन 1959 में वहाँ गए थे चेकोस्लोवाकिया, और चेक उपन्यासों तक कहानियों का हिंदी में अनुवाद किया था। ये नई कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं, हस्ताक्षर पहचान माने जाते हैं। सन 1985 में कव्य और काला पानी कृति पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किनको? निर्मल वर्मा को। याद रखना। जहाँ कोई वापसी नहीं, इनका पाठ है। निर्मल वर्मा की यात्रा वृत्तांत, इस यात्रा संस्मरण धुंध से उठती धुंध से लिया गया है। परीक्षा प्रश्न आ सकता है कि जहाँ कोई वापसी नहीं, कहाँ से लिया गया? तो आपको याद रखना निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत है, धुंध से उठती धुंध से लिया गया है। इस पाठ में लेखक ने पर्यावरण संबंधी सरोकारों तथा विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश से उपजी विस्थापन संबंधी मनुष्य की यातना को रेखांकित किया है। औद्योगिकरण एवं विकास के नाम पर किस प्रकार पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है तथा लोगों को विस्थापित होने पर मजबूर किया जा रहा है,
का इस पाठ में लेखक ने हृदय स्पर्शी चित्र प्रस्तुत किया है। और जो गांव का वर्णन वो क्या है, सिंगरौली, सिंगरौली गांव का वर्णन है जहां विस्थापित किए गए हैं। उसके बाद में असगर वजाहत, इनका जन्म 1946 में, जन्म स्थान फतेहपुर उत्तर प्रदेश में। इनके शेर लघु कथा है, शेर प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक लघु कथा है। शेर व्यवस्था का प्रतीक है। परीक्षा प्रश्न आ जाए शेर किसका प्रतीक बताया गया था आपको, व्यवस्था का प्रतीक है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने सुविधा भोगियों, छद्म क्रांतिकारियों, अहिंसावादियों और सह अस्तित्ववादियों के ढोंग पर प्रहार किया है। याद रखना, पहचान में राजा को बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा पसंद आती है, जो बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने और बिना कुछ देखे उसकी आज्ञा का पालन करती रही, राजा की आज्ञा का पालन करती रही। कहानीकार ने इसी यथार्थ की पहचान कराई है। तीसरी कहानी है चार हाथ। चार हाथ कहानी पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। पूंजीवादी व्यवस्था, ये कहानी मजदूरों की लाचारी एवं शोषण पर आधारित पूंजीवादी व्यवस्था का पर्दाफाश करती है। चौथी कहानी है साझा। ये कहानी आज़ादी के बाद किसानों की बदहाली का वर्णन करते हुए उसके कारणों की पड़ताल करती है। इस कहानी में बताया गया है कि किस प्रकार समाज के धनाढ्य, धनवान और प्रभुत्वशाली वर्ग तथा पूंजीपतियों की नज़र किसानों की जमीनों और उत्पाद पर जमी रहती है। इस कहानी में हाथी समाज के धनाढ्य और प्रभुत्वशाली लोगों का प्रतीक है। याद रखना, हाथी किसका प्रतीक है, समाज के धनाढ्य और प्रभुत्वशाली लोगों का प्रतीक है, जो किसान को साझा खेती का झांसा देकर उसकी सारी फसल हड़प लेता है। ये कहानी किसान के शोषण और बेबसी को उजागर करती है। उसके बाद में पढ़ेंगे फणीश्वरनाथ रेणु। जन्म इनका 1921 में हुआ था, देन 1977 में हुआ था। जन्म स्थान है ओराही हिंगना गांव, पूर्णिया जिला, बिहार में। ओराही हिंगना तो गांव है इनका, पूर्णिया जिला है बिहार। तो ओराही हिंगना गांव में, जिला पूर्णिया, बिहार में इनका जन्म हुआ था। याद रखना, ओराही हिंगना गांव में हुआ था। 1942 ईस्वी के 12 छोड़ो स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन, उसमें भाग लिया था। परीक्षा प्रश्न आ सकता है कि कौन से लेखक ने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था, तो आपको फणीश्वरनाथ रेणु लिखना है। नेपाल के राणाशाही विरोधी आंदोलन में इनकी भूमिका रही थी। याद रखना, नेपाल के राणाशाही विरोधी आंदोलन में ये राजनीति में प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक थे। फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी के आंचलिक कथाकार माने जाते हैं। याद रखना, आंचलिक कथाकार कौन है, फणीश्वरनाथ रेणु। इनकी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी पर फिल्म बन चुकी है। संवदिया इनकी रचना है, जो कहानी है। इस कहानी में मानवीय संवेदना की गहन एवं विलक्षण पहचान प्रस्तुत हुई है। इस कहानी में असहाय और सहनशील नारी मन के कोमल तंतु की, उसके दुख और करुणा की, पीड़ा तथा यातना का सूक्ष्म वर्णन हुआ है। हरगोविंद संवदिया का नाम है, जो जलालगढ़ गांव का रहने वाला है। फिर आगे है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी का जन्म 1915 में, निधन 2003 में। जन्म स्थान रावलपिंडी, जो पाकिस्तान में है। इप्टा नाटक मंडली में काम किया इन्होंने। विदेशी भाषा प्रकाशन गृह मॉस्को, जो रूस में है, में अनुवादक भी रहे और नई कहानियों का संपादन किया। ये प्रगतिशील लेखक संघ तथा एप्रो एशियाई लेखक संघ से भी जुड़े रहे। तमस उपन्यास के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। याद रखना, तमस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। हिंदी अकादमी तथा सलाका सम्मान भी इनको मिला है। इसके अलावा प्रमुख रचनाएं जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुए। प्रश्न आ सकता है कि निराला रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है, तो आपको 8 खंडों में प्रकाशित बताना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अगे की संपूर्ण कविताओं का संकलन सदा नीरा नाम से, किस नाम से, सदा नीरा नाम से 2 भागों में प्रकाशित है। रघुवीर सहाय की संपूर्ण रचनाएं रघुवीर सहाय रचनावली के नाम से कितने खंडों में, 6 खंडों में। याद रखना, 6 खंडों में। निराला रचनावली 8 खंडों में, सदा नीरा अगे की 2 भागों में।
और ममता कालिया के 12 कहानी संग्रह प्रकाशित है, जो संपूर्ण कहानियाँ नाम से 2 खंडों में प्रकाशित है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की संपूर्ण रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली के नाम से 11 खंडों में प्रकाशित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं 11 खंडों में प्रकाशित है। इस प्रकार अंतरा जो किताब है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने समझाए हैं, पढ़ाए हैं। तो इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह पढ़ लेना और आराम से परीक्षा देना। इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।